हेलो, एक बार फिर आपका YouTube के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। जनसंख्या वितरण और घनत्व हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि। वृद्धि का अर्थ है जनसंख्या वृद्धि से। देखो जनसंख्या वृद्धि किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। उसमें कुल वृद्धि से अनुपात लगाया जाता है। अगर जैसे 10 वर्ष का समय है, 10 वर्ष में किसी वर्ष अगर जनसंख्या ऋणात्मक रही है तो हम उस ऋणात्मक को नहीं जोड़ेंगे, जबकि 10 वर्ष में जो कुल जनसंख्या में जो भी परिवर्तन हुआ है इसी को मापा जाएगा। मतलब किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भौगोलिक परिवेश में एक निश्चित समय में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या के कुल वृद्धि की बात करें या निरपेक्ष वृद्धि की बात करें तो जो वर्तमान जनगणना वर्ष है उसको विगत जनगणना वर्ष में से घटाने पर जो जनसंख्या प्राप्त होगी वह कुल वृद्धि होगी। जैसे हम देखते हैं, जैसे वर्तमान में जो जनगणना वर्ष है 2011 के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या है 121.01 करोड़। 2011 के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या है 121.01 करोड़, जबकि जो विगत जनगणना वर्ष है वह है 2001। उसमें हमारे देश की जनसंख्या थी 102.7 करोड़। अब हमें जो जनसंख्या वृद्धि या निरपेक्ष वृद्धि ज्ञात करनी है, उसमें से इसको हमें घटा लेंगे। जब घटाएंगे तो उसमें आएगा 18.3 करोड़। 18.3 करोड़। 2001 से 2011 में हमारे देश की जनसंख्या में 18.3 करोड़ जनसंख्या और जुड़ गई। मतलब कुल जनसंख्या में यह परिवर्तन हुआ। इसको हम कुल वृद्धि कहेंगे या निरपेक्ष वृद्धि कहेंगे। निरपेक्ष वृद्धि कहेंगे। यह निरपेक्ष वृद्धि। अब इसी निरपेक्ष वृद्धि को हम अगर प्रतिशत में ज्ञात करें तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। जो कुल वृद्धि हुई है 18.3 करोड़, जो विगत जनगणना वर्ष है या जो आधार वर्ष हमने लिया है वह 102.7 करोड़ जनसंख्या है। उसको हम 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जब भी प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो उसको 100 से गुणा कर देंगे। तो इसमें कुल वृद्धि हुई है 17.81%। इस दशकीय वर्ष में मतलब 10 वर्षों की जो प्रतिशत दर है वो है 17.81%। ये कुल 10 वर्षों की वृद्धि दर की प्रतिशत है। अगर इसी को हम एक वर्ष यानी प्रति वर्ष की जनसंख्या वृद्धि दर नापेंगे तो इस 17.81% में 10 का भाग दे देंगे। ये 10 वर्ष की जनसंख्या वृद्धि है और 10 वर्ष की जनसंख्या वृद्धि दर हमारे देश की क्या है 17.81%। प्रतिवर्ष की जनसंख्या वृद्धि दर नापेंगे तो 10 का भाग दे देंगे तो 1.78। ये हमारे देश की प्रतिवर्ष की जनसंख्या वृद्धि दर है। मतलब हमारे देश की जो जनसंख्या
17.81% की दर से हमारे देश की दशकीय वृद्धि दर, ये हमारी दशकीय वृद्धि दर है और ये हमारी प्रतिवर्ष की जनसंख्या वृद्धि दर है। जनसंख्या वृद्धि दर नाम दिया हमने। अब देखेंगे विश्व जनसंख्या वृद्धि दर। विश्व जनसंख्या वृद्धि दर। विश्व जनसंख्या वृद्धि दर में हम ये देखेंगे तो हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या की वृद्धि दर कि कौन कौन से समय में जनसंख्या किस अनुपात में बढ़ी, कहां पर कितनी दर से बढ़ी, कौन से युग में घटी या बढ़ी या उसकी बढ़ने की दर क्या थी, ये हम पढ़ेंगे। विश्व जनसंख्या वृद्धि दर देखो प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में जो जनसंख्या वृद्धि के हैं वो स्पष्ट प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होते हैं। जो भी प्रमाण है वो केवल अनुमानों के आधार पर है, स्पष्ट प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल में जो भी जनसंख्या वृद्धि दर थी उसका केवल हम अनुमान ही लगा सकते हैं और अनुमान यह है कि प्रागैतिहासिक काल में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 33 लाख थी। पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 33 लाख थी। पूरे विश्व की जनसंख्या केवल 33 लाख थी और जो जनसंख्या घनत्व था पूरे विश्व में वो 0.04 का मतलब है 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 0.04 व्यक्ति ही निवास करते थे। जो वर्तमान में जनसंख्या घनत्व कितना है इसका 47 व्यक्ति। वर्तमान में अगर हम विश्व का जनसंख्या घनत्व देखें तो कितना है 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, जो प्रागैतिहासिक काल में केवल 0.04% ही था। उसके बाद हम बात करते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल की बात करें तो ईसा के प्रारंभ काल में, ईसा के प्रारंभ काल में, प्राचीन काल में ईसा के प्रारंभ काल में जनसंख्या लगभग 20 से 30 करोड़ के मध्य थी। पहली ईस्वी के आसपास, ईसा काल के प्रारंभ में पहली ईस्वी के आसपास विश्व की जनसंख्या लगभग 20 से 30 करोड़ थी। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल मतलब 1650 ईस्वी के आसपास, 1650 ईस्वी के आसपास विश्व की जनसंख्या थी 55 करोड़। विश्व की जनसंख्या थी 55 करोड़। और आधुनिक काल की बात करें तो 1750 में 72 करोड़ थी। विश्व की जनसंख्या 1750 में 72 करोड़ थी। 1850 में 133 करोड़ थी। 1900 की बात करें, 1950 की बात करें, 1950 की बात करें तो 251 करोड़ थी। और सन 2000 की बात करें तो
610 करोड़ जनसंख्या थी। 2013 के अनुसार 714 करोड़ और वर्तमान अनुमानों के अनुसार जो वृद्धि दर है, जो अनुमान है, उसके अनुसार 2040 में 1400 करोड़ जनसंख्या होने का अनुमान है। यह विश्व की जनसंख्या का पूरा विवरण है आधुनिक काल में। देखो आधुनिक काल में 1750 में 1650 से 1750 100 वर्ष में 55 करोड़ से केवल 72 करोड़ हुई है। लेकिन 1750 से 1850 में ये लगभग 2 गुनी हो गई और 72 करोड़ से 1850 में पूरी दुनिया की जनसंख्या 133 करोड़ हो गई। 1950 में फिर 100 वर्ष के बाद 133 से 251 करोड़ हो गई, लगभग 2 गुनी के बराबर। उसके बाद आप देखें तो केवल 50 वर्ष में 251 करोड़ से जनसंख्या 610 करोड़ हो गई है। अब 2000 से लेकर 2013 के मध्य केवल 13 वर्ष में जनसंख्या में 100 करोड़ लोग जुड़ गए हैं। तो बहुत ही तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है पूरे विश्व की। और जो वर्तमान अनुमान है उसके आधार पर अगर इसी तरह जनसंख्या वृद्धि होती रही तो 2040 में इस दुनिया में व्यक्तियों की संख्या 1400 करोड़ हो जाएगी, जो बहुत ही ज्यादा होगी। इसके कई दुष्परिणाम हमें भुगतने होंगे। अब चलते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। जो वर्तमान में विश्व की इतनी जनसंख्या वृद्धि हुई है उसके कारण क्या क्या है? बस कुछ तो कारण है ना कि पुराने समय में बहुत ही कम दर से जनसंख्या वृद्धि हुई है। एक बार फिर आपका स्वागत है। लाइट चलेगी। देखो जनसंख्या वृद्धि के कारण वर्तमान में जो विश्व की जनसंख्या है 714 करोड़। ऐसे क्या कारण है कि जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ी है? सबसे पहला है मृत्यु दर में गिरावट। पहला है मृत्यु दर में गिरावट। मृत्यु दर में गिरावट। जनसंख्या वृद्धि के कारणों में जो पहला स्थान है वो है मृत्यु दर में गिरावट। देखो जब स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास नहीं हुआ था तब जन्म दर उच्च दर थी और मृत्यु दर भी क्या थी? उच्च दर में थी। तो जनसंख्या बहुत ही कम गति से बढ़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ जन्म दर तो वैसे की वैसे ही रही, लेकिन मृत्यु दर में गिरावट हो गया। तो मृत्यु दर में गिरावट के कारण जनसंख्या में बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है मृत्यु दर में गिरावट होना। दूसरा कारण है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। जनसंख्या वृद्धि के दूसरे कारण में खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति भी है। जैसे जैसे व्यक्ति मनुष्यों ने कृषि कार्य में दक्षता प्राप्त की, उत्पादन में वृद्धि की और विभिन्न प्रकार की फसलों का निर्माण किया, खाद्य फसलों में जैसे ही आत्मनिर्भरता प्राप्त की, वैसे वैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई और जनसंख्या बहुत ही उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। तीसरा स्थान आता है
औद्योगिक विकास। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा कारण है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास के कारण जनसंख्या में बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि हुई है। उसके बाद है वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति। वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि मृत्यु दर में गिरावट, सेम टू सेम वही ये पॉइंट है कि जैसे जैसे वैज्ञानिक आविष्कार होते गए, स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार होता गया, मृत्यु दर में गिरावट आती गई, नई नई विधियां आती गई, जिसके कारण जन्म दर तो लगातार उच्च बनी रही, लेकिन मृत्यु दर में बहुत ही तीव्र मात्रा में गिरावट हुई। मृत्यु दर में तीव्र गिरावट के कारण जनसंख्या में बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि हुई। उसके बाद है पांचवा प्रवास। जनसंख्या वृद्धि में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रवास, जो आपके एक अलग से पार्ट भी है। देखो प्रवास क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति जाकर रहता है तो वह प्रवास होता है। यूरोप है, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप है, वहां से 3 जगहों पर प्रवास हुआ यूरोप से। एक हुआ जैसे मैंने आपको बताया उत्तरी अमेरिका, दूसरा हुआ दक्षिणी अमेरिका, और तीसरा हुआ ऑस्ट्रेलिया। आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका के अधिकांश जनसंख्या है, 80% से अधिक जो भी जनसंख्या है वह यूरोप से आए हुए व्यक्ति हैं, यूरोप के प्रवासी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थायी रूप से बस गए। इसलिए जनसंख्या वृद्धि में प्रवास भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अब देखो जनसंख्या वृद्धि के कारक तो हो गए, अब जनसंख्या वृद्धि के कारण समस्या क्या क्या समस्या इससे उत्पन्न होगी। अभी मैंने आपको बताया कि 2040 में पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग 1400 करोड़ हो जाएगी। वर्तमान में कितनी है? 714 करोड़। वर्तमान में 714 करोड़ है, जो 2040 में 1400 करोड़ होने का अनुमान है। इतनी जनसंख्या इस धरती पर हो जाएगी तो उसके कारण कई समस्याएं भी हमें उत्पन्न हो जाएगी, जिनका सामना हमें करना पड़ेगा। सबसे पहला है अत्यंत और तीव्र वृद्धि। अत्यंत और तीव्र वृद्धि। समस्या में सबसे पहला अत्यंत और तीव्र वृद्धि। जैसा कि आपके सामने है कि 2040 में पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग 1400 करोड़ हो जाएगी। बहुत ही तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। अब संसाधन क्या है? इस प्रकृति में संसाधन सीमित मात्रा में है। संसाधन क्या है? सीमित मात्रा में है और जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। उसके कारण संसाधनों पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है, बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है वह अत्यंत और तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसके कारण विश्व को बहुत ही नुकसान झेलने पड़ेंगे। दूसरा है सीमित संसाधन।
सीमित संसाधन। वही बात कि प्रकृति में संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में है। संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में है। संसाधन की एक निश्चित सीमा है, उसके दोहन के बाद ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे। जिस दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इन संसाधनों के समाप्त होने का भी डर बना हुआ है और इस संसाधनों पर बहुत ही ज्यादा दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि जो भी मनुष्य है सभी इस धरती पर रहते हैं और उनकी खाद्य, उनकी आपूर्ति के लिए ये प्रकृति ही सर्वेसर्वा है। जो भी हम कुछ प्राप्त करते हैं इसे प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। अगर ये प्रकृति का अत्यधिक हम दोहन करेंगे तो ये सभी संसाधन क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक समस्या है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण ये जो सीमित संसाधन है वो एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। तीसरा है बिना बसे भूभागों में निराशा। बिना बसे भूभागों में निराशा। जो भी जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है वह शहरों में ही हो रही है। उन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही है जो रहने के अनुकूल नहीं है। गांव शहर बन रहे हैं, शहर महानगर बन रहे हैं और महानगर और भी विशाल आकार ले रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये बात है कि जहां पर जनसंख्या पहले से बहुत ज्यादा मौजूद है वहीं पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में जनसंख्या और बढ़ रही है। जनसंख्या उन भागों में नहीं बढ़ रही जो रहने के योग्य नहीं है, परिस्थितियां जहां पर अनुकूल नहीं है, बल्कि जनसंख्या वहीं पर बढ़ रही है जहां पर पहले से ही बहुत ज्यादा जनसंख्या है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ही कम मात्रा पाई, जैसे सहारा हो गया, साइबेरिया हो गया, अलास्का हो गया। तो ये क्षेत्र पहले से ही बहुत ही विरल आबादी के हैं और वर्तमान में भी विरल आबादी यहाँ पर निवास कर रही है। जो भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो उन्हीं जगह पर हो रही है जहाँ पर पहले से भी बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या है। तो ये भी एक बहुत ही निराशा की बात है कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर जितनी 100-200 साल पहले थी उतनी ही अब है। जो भी जनसंख्या बढ़ रही है वो उन्हीं क्षेत्रों में बढ़ रही है जहां पर पहले से बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या है। तो इन क्षेत्रों में निराशा व्याप्त है। तो यह है बहुत ही महत्वपूर्ण जनसंख्या वृद्धि के जो समस्या है वो ये समस्या है। अब इन समस्याओं का उपाय क्या करें ये देखते हैं। जो वर्तमान में जनसंख्या बढ़ रही है उसके समाधान क्या क्या है ये देखते हैं। समाधान उपाय, जनसंख्या वृद्धि जो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है उसका समाधान क्या किया जाए या उपाय क्या किया जाए कि इस जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। देखो पहला है भौगोलिक संसाधनों, भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना चाहिए। अनुकूलतम प्रयोग करना चाहिए। जो भी भौगोलिक संसाधन है प्रकृति में, जो भी प्रकृति ने संसाधन मनुष्य को दिया है उनका अनुकूलतम प्रयोग करना चाहिए। अत्यधिक दोहन इनका नहीं करना चाहिए। भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना चाहिए
जितनी जरूरत है उतनी ही मात्रा में संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो ये भौगोलिक संसाधन एक दिन नष्ट हो जाएंगे। अगर ये नष्ट हो गए तो मनुष्य का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग हमें करना चाहिए। उसके साथ साथ औद्योगिकरण, परिवहन, औद्योगिकरण परिवहन का भी विकास करना चाहिए और उन क्षेत्रों में जनसंख्या प्रवास किया जाना चाहिए जो क्षेत्र जनशून्य है। वहां पर ऐसी सुविधाएं दी जाए कि जो बहुत विरल आबादी के क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या बढ़ाई जाए, वहां पर उद्योग लगाने चाहिए, वहां पर परिवहन का विकास करना चाहिए और सरकारी प्रयास भी वहां पर हो ताकि जनसंख्या घनी आबादी से विरल आबादी में स्थानांतरित हो सके और प्रकृति पर जो भी संसाधन है उन पर अनुकूलतम प्रभाव हो। नहीं तो जहां पर अत्यधिक जनसंख्या है वहां के संसाधन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद है शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सभी व्यक्तियों, पुरुषों, महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे शिक्षित होता है, जैसे जैसे शिक्षित होता है उसकी जन्म दर क्या हो जाती है, घटती जाती है। अशिक्षा के कारण व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या वृद्धि करता है, लेकिन जैसे ही शिक्षा का प्रसार होता है, व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, तो परिवार का आकार क्या हो जाता है, संकुचित होने लगता है और जनसंख्या जो वृद्धि दर बहुत ज्यादा है उसमें रुकावट आती है, अवरुद्ध हो जाता है। तो शिक्षा का प्रसार हमें अधिक से अधिक करना चाहिए, सभी लोगों को शिक्षित करना चाहिए। ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का उपाय है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में सभी लोगों को 100% शिक्षित या शिक्षा का प्रसार करना चाहिए ताकि जनसंख्या वृद्धि दर घट सके। उसके बाद है कृषि का नवीनीकरण। कृषि का नवीनीकरण, देखो कृषि का नवीनीकरण क्या है, जनसंख्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है और आज भी हम जो पुराने स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है कृषि का, उसी के अनुसार हम कृषि कर रहे हैं। तो हमें कृषि में सुधार करना चाहिए और जो भी पुराने यंत्र है, पुरानी तकनीक है, उनमें बदलाव करना चाहिए। ऐसे यंत्र लाने चाहिए या प्रयोग में लाने चाहिए जिससे उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में हो। तो कृषि में जैसे ही नवीन उपकरणों का प्रयोग करेंगे तो खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ेगी, खाद्यान्न आपूर्ति बढ़ेगी और जो कुपोषण के शिकार लोग बाग हो रहे हैं उनमें कुपोषण का खतरा कम हो जाएगा। इसलिए कृषि में नवीनीकरण का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद सागरीय संसाधन का उपयोग। सागरीय संसाधनों का प्रयोग, देखो जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र गति से हो रही है, खाद्यान्न की समस्या बहुत ही ज्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी है। बहुत से बच्चे हर वर्ष कुपोषण के कारण काल के ग्रास बन जाते हैं। तो सागरीय संसाधन क्या है, देखो सागरों से मनुष्य को बहुत ही संसाधन प्राप्त होते हैं, मुख्य रूप से मछलियां। मछलियां एक ऐसा खाद्यान्न है जो नवीनीकरण है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए सागरीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग हमें करना चाहिए।
मछलियों का प्रयोग है। मछलियां एक नवीनीकरण संसाधन है, वो ऐसे संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए सागरीय संसाधनों का प्रयोग हमें अधिक से अधिक करना चाहिए। देरी से विवाह, देरी से विवाह, परिवार नियोजन, देखो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए देरी से विवाह ये एक सरकारी प्रयास है। जैसे वर्तमान में पुरुष के लिए 21 वर्ष, भारत में पुरुष के लिए शादी की आयु कितनी है 21 वर्ष, महिला के लिए कितनी है 18 वर्ष। पुरुष के लिए 21 वर्ष है और महिला के लिए 18 वर्ष है। इस आयु वर्ष को हमें और बढ़ाना चाहिए, 18 वर्ष से बढ़ाकर इसे 25 और इसको 22-23 वर्ष करना चाहिए। देरी से विवाह होगा तो एक पीढ़ी का अंतर आ जाएगा। जैसे एक व्यक्ति का विवाह 21 वर्ष में होता है और महिला का 18 वर्ष में, तो महिला जब 36 वर्ष की होगी तब उसकी 18 वर्ष की एक लड़की हो जाएगी, तो फिर दूसरी पीढ़ी शुरुआत हो जाएगी। फिर जैसे ही महिला 54 वर्ष की होगी उसकी तीसरी पीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे जनसंख्या की 3 पीढ़ियां बढ़ जाती है। तो जैसे ही हम इस आयु को बढ़ा देंगे, इस विवाह की आयु को हम अगर बढ़ा देंगे, तो जो एक व्यक्ति अपने जीवन में 4 पीढ़ियां बना रहा है, तो वह 2 पीढ़ी पर ही रुक जाएगा। इसलिए 2 पीढ़ियों या एक पीढ़ी का हमें लाभ हो जाएगा, जिससे जनसंख्या वृद्धि कम हो जाएगी। उसके बाद है परिवार नियोजन, ये भी सरकारी प्रयास है और व्यक्तिगत प्रयास है। व्यक्तियों को परिवार नियोजन अपनाना चाहिए। परिवार की संख्या सीमित मात्रा में रखनी चाहिए। ज्यादा जनसंख्या होती है, परिवार का आकार बड़ा होता है, तो उसका भरण पोषण सही तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए हमें अपने परिवार का आकार सीमित मात्रा में रखना चाहिए। देखो ये तो हो गया जनसंख्या वृद्धि का उपाय या समाधान। अब आपके पाठ का एक लास्ट पॉइंट रह गया है, जिसका नाम है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत ये क्या है? देखो इसमें 5 अवस्थाएं पाई जाती है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को 5 भागों में बांटा जाता है। जैसे जो पहला भाग है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, दूसरा है उच्च जन्म दर लेकिन गिरती हुई मृत्यु दर, तीसरा है उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर, चौथा है मध्यम मृत्यु दर, मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, और पांचवा है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ये जनसंख्या का जो आकार है उसको निश्चित करता है। देखो पहला है उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। जब जन्म दर भी उच्च रहेगी और मृत्यु दर उच्च रहेगी तो जनसंख्या का आकार कैसा होगा?
वृद्धि होगी। जनसंख्या में बहुत ही कम वृद्धि होगी। कम वृद्धि होगी। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक वर्ष में अगर 10 व्यक्ति जन्म ले रहे हैं और उनमें से 9 व्यक्ति मर जाते हैं तो केवल एक व्यक्ति शेष रहता है, तो जन्म दर क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, बहुत ही कम होगी। अगर 10 व्यक्ति जन्म ले रहे हैं उनमें से जन्म दर बहुत ज्यादा है और मृत्यु दर भी क्या है, बहुत ज्यादा है। 10 व्यक्ति जन्म ले रहे हैं और 9 व्यक्ति उसमें से खत्म हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो वृद्धि दर क्या होती है, कम होती है। तो इसमें क्या है, जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम होती है। देखो, और ये वो देश होते हैं जो अभी भी बहुत ही निम्न स्तर का जीवन जी रहे हैं, जिनका विकास अभी तक नहीं हुआ है, जीवन के अभी भी ये प्राथमिक स्तर पर ही जीवन जी रहे हैं। ये लोग होते हैं, निम्न जीवन स्तर होता है, सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है, गरीबी होती है, भूखमरी होती है, अल्प विकसित देश होते हैं। जैसे देखो कौन कौन से देश हैं, सूडान, कांगो, सूडान, कांगो, घाना, अंगोला, नाइजीरिया, सूडान, कांगो, घाना, अंगोला, नाइजीरिया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सभी देश अफ्रीका के देश हैं। अभी भी जो अफ्रीका महाद्वीप है वो विकास के प्राथमिक अवस्था पर ही है, अभी विकास के उच्चतम स्तर पर नहीं हुआ है, केवल प्राथमिक स्तर पर ही है। वहां पर इतनी सुविधाएं नहीं है, जीवन स्तर बहुत ही निम्न है, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास नहीं है, खाद्यान्न की पूर्ण आपूर्ति नहीं है, तो जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। और कौन से देश हैं, सूडान है, कांगो है, घाना है, अंगोला है और नाइजीरिया है। यहाँ पर जन्म दर भी बहुत उच्च है और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम मात्रा में होती है। दूसरा देखो, जन्म दर तो अभी भी उच्च बनी रहेगी, उच्च जन्म दर, मृत्यु दर उच्च परंतु गिरती हुई, देखो ये भी अधिकतर अफ्रीका महाद्वीप के ही देश हैं। जो देश 2000 तक, सन 2000 तक इस प्राथमिक अवस्था में थे, उनमें से थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, इसलिए मृत्यु दर तो अभी भी उच्च है लेकिन थोड़ी गिरती हुई है। तो ये दूसरी अवस्था है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यहाँ पर थोड़ी मात्रा में जनसंख्या वृद्धि दर हो जाती है। हमारी बात चल रही थी उच्च जन्म दर और मृत्यु दर उच्च परंतु गिरती हुई, मतलब जो देश सन 2000 तक पहली अवस्था में थे, वर्तमान में वह दूसरी अवस्था में पहुंच गए हैं। जन्म दर अभी बहुत उच्च है लेकिन मृत्यु दर अभी भी उच्च बनी हुई है लेकिन गिरती हुई अवस्था में है। तीसरी है देखो,
उच्च जन्म दर, मध्यम मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर, ये बहुत ही खतरनाक स्तर है। ये जनसंख्या वृद्धि का उच्चतम स्तर है। देखो यहां पर जन्म दर अभी भी उच्च बनी हुई है, मृत्यु दर में बहुत ज्यादा सुधार होने के कारण, स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत ज्यादा सुधार होने के कारण इस अवस्था में तीव्र जनसंख्या विस्फोट होता है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि होती है। ये जो तीसरी जनांगीय संक्रमण अवस्था है उसमें उच्च जन्म दर और मृत्यु दर क्या हो जाती है, मध्यम, तो उसके कारण जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती है। और देखो भारत अभी तीसरी अवस्था, इसी अवस्था में है। देखो कौन कौन से देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्वी एशिया के समस्त देश इसी अवस्था में आते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, जन्म दर बहुत ही उच्च बनी हुई है और मृत्यु दर मध्यम हो जाती है, तो जनसंख्या वृद्धि बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती है। देखो चौथी अवस्था है चौथी अवस्था है मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर। चौथी अवस्था में जाकर पहली बार जन्म दर मध्यम होती है, जन्म दर क्या हो जाती है, मध्यम हो जाती है और मृत्यु दर बहुत ही निम्न हो जाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर बहुत ही निम्न हो जाती है। उसके साथ साथ पहली बार जन्म दर में भी गिरावट दर्ज होती है, तो इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि रुक जाती है, वह विकास के स्तर तक पहुंच जाता है। सरकारी प्रयास हो चाहे व्यक्तिगत प्रयास हो, यहाँ पर सुधार देखने को मिलता है। जन्म दर पर पहली बार नियंत्रण पाया जाता है और मृत्यु दर भी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण बहुत ही निम्न हो जाती है। तो ये देखो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, चीन, बांग्लादेश और बहुत से देश हैं जो अपने सरकारी प्रयासों, कड़े नियम हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, उसके कारण जन्म दर को धीमी कर देते हैं। और जब जन्म दर धीमी हो जाती है तो जनसंख्या वृद्धि में क्या हो जाती है, उसकी गति रुक जाती है, थोड़ी लेवल जो जनसंख्या वृद्धि जिस हिसाब से बढ़ रही थी वो कम हो जाती है, जन्म दर मध्यम हो जाती है और मृत्यु दर बहुत ही निम्न हो जाती है। उसके बाद पांचवा स्तर जिसमें देखो निम्न जन्म दर और मृत्यु दर भी निम्न होगी, निम्न जन्म दर, मृत्यु दर निम्न। ये एक ऐसी अवस्था हो जाती है उच्चतम स्तर की जहां पर जन्म दर भी बहुत ही निम्न हो जाती है और मृत्यु दर भी बहुत ही निम्न। जैसे हमने पहली अवस्था
जापान इसमें आता है, रूस इसमें आता है, और पश्चिमी यूरोप के जो भी देश हैं, अधिकतर देश इसी अवस्था में आते हैं। यहां पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटती जाती है। जैसे रूस का आपने देखा है कि रूस में धीरे धीरे जनसंख्या ऋणात्मक होने का जो खतरा, जो समस्या बढ़ती जा रही है, उसमें सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे भी जनसंख्या वृद्धि की जाए। तो ये एक उच्चतम स्तर है जहां पर निम्न जन्म दर होती है और निम्न ही मृत्यु दर होती है। तो जनसंख्या वृद्धि बहुत ही धीमी गति से बढ़ती है। तो ये आपका पूरा पाठ हो गया। विश्व जनसंख्या हमने पढ़ा, उसका वितरण पढ़ा, उसका घनत्व पढ़ा और उसकी वृद्धि के बारे में पढ़ा। अब नए क्लास में हम एक नया अध्याय लेके